नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 27 नवंबर 1960 रात्रि 8 बजे आपका जन्म हुआ है। ये आपकी बर्थ डिटेल्स हैं और जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय ब्रह्मांड में मिथुन लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे थे। मिथुन लगन के स्वामी बुध हैं, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। दोनों आपस में शत्रुता तो नहीं रखते, लेकिन हाँ एक दूसरे के लिए सम है। और सबसे अच्छी बात है, ये दोनों ज्ञान के कारक हैं। अगर बुध आपको लॉजिक, सोचने समझने की शक्ति देता है तो सामाजिक तौर पे ग्रहण करना, उसके प्रति विवेक और समझदारी देने का जो हुनर है वो बृहस्पति के पास है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, शास्त्र में कहा गया है एक योग जो आपकी इस कुंडली में साफ तौर पर बनता है, उसको कहते हैं सरस्वती योग। कहा जाता है जब बृहस्पति और शुक्र और बुध कुंडली के केंद्र त्रिकोण स्थानों में बैठे हुए होते हैं तो ये इन स्थानों पे वो सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग का मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा बहुत बेहतर क्वालिफिकेशन करके ही जीवन में तरक्की करेगा। सरस्वती योग का मतलब यहाँ सीधा सीधा है कि ये ज्ञान, बुद्धि और विवेक के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। दुनिया को, समाज को जल्दी से पढ़ना, जल्दी से समझना, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना एक तरीके से डिसीज़न देना कि भाई ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है, या उसको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पकड़ हो जाना, या किसी कार्य में पकड़ हो जाना, किसी कार्य में महारत हो जाना, ऐसा होता है सरस्वती योग में, क्योंकि यहाँ ज्ञान मिलता है। कभी कभी ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी देखे जाते हैं और पूर्वाभास का एक और सुंदर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है। तो शुरुआत इसमें सबसे पहले लग्न से करते हैं। लग्न का मालिक बुध है जो पंचम भाव में बैठा। पांचवा घर वो पूर्व पुण्य है और मंत्री पद, पूर्व पुण्य, लक्ष्मी और बुद्धि के लिए जाना जाता है। जब लग्नेश पंचम भाव में हो तो कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि की अच्छी पकड़ है, सोच विचार करके काम करता है। अच्छा एक तरीके से इस प्लैनेट को मैं कहूँगा, क्योंकि आपका लगन मिथुन है, ये वायु तत्व राशि का लगन है, यानी व्यक्ति बैठे बिठाए विचारों को बनाने, अंदर ही अंदर विचारों तक जाने और उस स्कीम को बनाने में सक्षम होता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए आपकी राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में स्वग्रही बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग बनाता है। इसका मतलब है व्यक्ति को सामाजिक तौर पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। व्यक्ति सामाजिक तौर पर जाना जाएगा। समाज में अपने अच्छे कार्य की वजह से, अपने व्यवसाय बिजनेस की वजह से जिस भी जगह क्षेत्र में वो रहेगा वहाँ उसका नाम होगा। और साथ में है बृहस्पति के शुक्र और शनि जो एक राजयोग है, क्योंकि शुक्र है पंचम भाव के मालिक, शनि है नवम भाव के मालिक। दो लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आपको अच्छा धन देने में सक्षम कर रहे हैं। तो गुरु, शुक्र, शनि और बुध की दशाएं अगर व्यक्ति को जीवन में आएंगी तो व्यक्ति अवश्य ही जीवन में तरक्की करेगा, क्योंकि ये तीनों चारों प्लैनेट धन योग से संबंधित हैं। चंद्रमा जब धन भाव का मालिक होके नवम भाव में बैठा, दसम भाव में बैठे, कभी कभी व्यक्ति पैतृक संपत्ति का लाभ लेता है, पैतृक रूप से जुड़े हुए काम का लाभ लेता है, पिताजी के सहयोग से अपने जीवन में काम चलाता है, या कुटुंब से जुड़ा हुआ कार्य को आगे की तरफ बढ़ा लेता है। तो वो अच्छा सहयोग यहाँ दिखाई दे रहा है। वाणी के बल पर पैसा कमाता है। मंगल जब लगन में हो तो ये एक अच्छा योग नहीं है, क्योंकि मिथुन लगन के लिए मंगल को शत्रु कहा गया। छठे घर का मालिक जब लगन में हो तो मंगल अगर लगन में हो तो आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आपको थकने नहीं देता है, आपको एनर्जी देता है। लेकिन यही मंगल क्योंकि षष्ठेश भी है, इसलिए आपको अकस्मात क्रोधित भी कर सकता है, आपकी एनर्जी को भी वेस्ट कर सकता है। कभी कभी बिना बात किए कामों में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और यही स्थिति पत्नी के साथ संबंधों में भी तनावपूर्ण स्थिति देने वाली है। सूर्य तीसरे घर का मालिक हो गए छठे घर में। एक खराब स्थान का मालिक खराब स्थान में बैठता है तो ये स्थिति अच्छी मानी गई है। हिम्मत देगा, साहस देगा, अपनी दशा काल में यात्राएं देगा, कभी कभी व्यर्थ की यात्राएं भी देगा। शत्रु पक्ष के ऊपर आप हावी रहेंगे, लेकिन शत्रु आपको अवश्य परेशान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा सूर्य ने बताया है। राहु केतु एक्सेस के बारे में बात करें। राहु केतु तीसरे और नौवें घर पे बना हुआ है। नवम भाव में केतु जब बैठे शनि की राशि में, शनि से दृष्ट हो जाता है तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास, और पिता को किसी लंबी बीमारी या कह सकते हैं जीवन में
पिता के सुख में कमी होने वाली स्थिति को ये दर्शाता है। वहीं राहु तीसरे घर में हो तो व्यक्ति के साहस को टूटने नहीं देता। व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर अचीवमेंट करने वाला होता है, यानी खोजबीन प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, कि मैं अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भला होगा। मुझे लोगों पर विश्वास ही नहीं है, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करूंगा, और उस विश्वास से व्यक्ति जीवन में बहुत आगे भी जाता है। तो ये तो थी आपके हॉरोस्कोप्स के प्लैनेट्स की बात। अपने आप में कुंडली का लेवल बहुत अच्छा है, और जीवन में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इन ग्रहों की दशा आएंगी तो अच्छा रहेगा। वहीं मैंने आपकी पुरानी दशाओं पर भी देखा, 2019 से पहले आपको शुक्र की महादशा थी। शुक्र राजयोग और धनयोग में, नवांश कुंडली में शुक्र स्वग्रही, लेकिन साथ में सूर्य और शनि। जहाँ शुक्र की दशा आपको जीवन में व्यावसायिक तरक्की देती है, साधन देती है, अच्छा पैसा देती है, व्यवसाय देती है, वहीं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के प्रति असंतुष्टि को भी यहाँ दर्शा रही है। लेकिन शुक्र जो कि यहाँ शनि के साथ बैठे हुए हैं, राजयोग में हैं, तो अवश्य ही पिछले समय में आपने अपने जीवन में अच्छा खासा धन एकत्रित किया होगा। अब बात करते हैं कि जब से मई 2019 आया, 6 साल की महादशा सूर्य की शुरू हो गई। तीसरे घर का मालिक छठे घर में, यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ रही है। सरकारी कार्यकाज के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और छठे घर में सूर्य है। अपने काम के लिए, अपने काम की प्राप्ति के लिए बहुत जद्दोजहद है। शत्रु पक्ष ये चाहता है कि इस व्यक्ति को जीवन में तरक्की ना मिले, या इसकी मैं किसी न किसी प्रकार से हानि कर दूं, या जो काम आपको सरकार का मिलने वाला है उसमें कहीं ना कहीं रोड़े और अटकने डालने का ये कॉम्बिनेशन है। और 6 साल के लिए सूर्य की दशा जीवन में आई है। सूर्य नवांश कुंडली में देखें तो नीच का हुआ है, और दशमांश कुंडली में देखें तो सूर्य भले ही एकादश में है लेकिन अष्टम का मालिक है। इसका मतलब प्राप्तियां तो होंगी, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने के बाद होंगी। जितना बेहतर समय आपका पिछला गया है, और आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा, जीवन में गोल्डन पीरियड कब? देखिए, मैं तो ये कहूँगा 2025 तक तो मैं गोल्डन पीरियड इस कुंडली का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, चंद्रमा की दशा जब जीवन में आएगी वो एक गोल्डन पीरियड देने वाली दशा आपको होगी 2025 के बाद। लेकिन जब तक ये सूर्य की दशा चले 2025 तक, मैं आपसे ये कहूँगा, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी तरीके से रिस्क लेना शुरू कर देता है, अधिक पैसा लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जीवन में उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, या पैसा लगा के कहीं फंस जाता है। क्योंकि दशा टिपिकल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और बिना उपाय के इसका हल भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए उपाय तो आपको मैं ऐसे बताऊंगा, जो आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आपके कार्य में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, आपके ऊपर कोई व्यक्ति विशेष निगाह बनाए हुए बैठा है कि भाई इस व्यक्ति को ये काम नहीं लेने देना, या नुकसान इनका करना है। तो अंदरूनी रूप से, क्योंकि सूर्य जब छठे घर में हो तो 6th हाउस कंपटीशन और शत्रुओं के लिए जाना जाता है। आपने कहा पावर प्लांट सेल करना है या चालू करना है, कब तक होगा, यानी क्या सेल हो जाएगा या फिर से चालू हो जाएगा? दशा चल रही है भाई साहब सूर्य की महादशा में, अभी 17 जुलाई तक तो चल रही है आपको सूर्य में मंगल, उसके बाद आएगी सूर्य में राहु। सूर्य जब बैठा है छठे घर में, राहु सूर्य की ही राशि में ऑलरेडी बैठा है। अब सूर्य में राहु जून 21 तक चल रहा है, तो जून 21 तक ज़्यादा संभावनाएं हैं पावर प्लांट बिक जाने की। और यदि वो पावर प्लांट नहीं बिकता है तो फिर वो जून 21 के बाद शुरू होगा। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे यहाँ यही लगती है कि वो बिक के कहीं और काम आएगा आपके पैसा, वो स्थिति मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका लगन है मिथुन लगन। मिथुन लगन में अभी पिछले महीने, 1 महीने के अंदर 3 बार ग्रहण पड़े हैं, जून की शुरुआत में, जून के मध्य में, जुलाई की शुरुआत में। जो ग्रहण का प्रभाव आपके लगन के ऊपर आया है, ये आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से परेशान करने की स्थिति रखता है, और राहु केतु भी ग्रहण में भूमिका निभाते हैं। तो अभी जून 21 तक की जो स्थितियां हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, वो सकारात्मकता दिखाई नहीं दे रही। जून 21 के बाद जब आपको सूर्य में बृहस्पति लगेगी, तब इस कुंडली का फिर से कुछ अच्छा होना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले
कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। गवर्नमेंट के नए ठेके कब तक मिलेंगे, ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या होगा, राहु केतु भी चेंज होने वाले हैं सितंबर में, तो सितंबर में जब राहु केतु चेंज होंगे तो फिर से एक समस्या की स्थिति यहाँ आएगी, क्योंकि राहु केतु द्वादश भाव में पहुँच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो जून 21 से पहले अगर आपको कोई ठेका मिल भी जाता है तो वो आपके लिए एक संतुष्टि भरा ठेका नहीं होगा। हो सकता है छोटा मोटा लाभ वो आपको दे, लेकिन एक अच्छे अमाउंट का ठेका, एक अच्छे फ़ायदे देने वाला जो ठेका है वो अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। रियल इस्टेट के काम में या बिल्डिंग के काम में सफलता मिलेगी, करना चाहिए या नहीं। देखिए, कॉम्बिनेशंस होना एक अलग चीज़ है, दशा का फलित होना एक अलग चीज़ है। आपको सूर्य की दशा 6 साल के लिए आ गई, मन में छटपटाहट तो बहुत रहेगी। एक तरफ पावर प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्डिंग मटेरियल के काम में सोच रहे हैं, रियल एस्टेट के काम में सोच रहे हैं, क्योंकि इस दशा में दशा ही अच्छी नहीं है। जब दशा अच्छी नहीं है तो व्यक्ति प्रयास बहुत करता है इधर उधर, लेकिन उसको अंततः सफलता नहीं मिलती। आपकी हॉरोस्कोप में मंगल और शनि जैसे ग्रह आपके चौथे घर को देखते हैं, जहाँ से भूमि, जमीन, जायदाद, भवन, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डर आदि के काम देखे जाते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है वो मंगल शनि से प्रभावित भी आपके कर्म भाव का मालिक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में काम कर लेने चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट, बिल्डर के काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जो मैं सिविल इंजीनियर की हॉरोस्कोप्स में देखता हूँ। तो आपको ऐसे काम कर लेनी चाहिए। जहाँ तक बात सफलता की है, जून 21 के बाद कुछ सफलता होनी शुरू होगी, क्योंकि जो पूरी सूर्य की दशा है, मैं ये कह सकता हूँ कि 25 तक आपको संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। ज़मीन का विवाद चल रहा है, उसमें सक्सेस कब मिलेगी। चलिए, छठे घर में प्लैनेट पहुँच गया, सूर्य की दशा में पहुँच गया। छठा घर शत्रु, झगड़ा, झंझट, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं ज़मीन का विवाद चल रहा है, उसमें सक्सेस कब मिलेगी। ये विवाद है ज़मीन का। ज़मीन के विवाद के लिए यहाँ तो सूर्य छठे घर में है, मंगल की राशि में मंगल आपके ऊपर बैठा हुआ लगन पे, यानी आपको ये पीड़ा दे रहा है। और मंगल चौथे घर को भी देखता है। सूर्य में चल रही है राहु, सूर्य में आ रही है फिर बृहस्पति जी। जून 21 से मार्च 22 के बीच में इसका बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, और अगर इस केस को आप जून जुलाई 21 तक खींच के ले गए तो बहुत हद तक लगता है वो आपके फेवर में जाएगा। 9 तारीख को मीटिंग है, मीटिंग सरकारी अधिकारियों के साथ है, वो हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं। देखिए सर, एग्जैक्ट 9 तारीख वाली स्थिति तो नहीं पता लगती है, लेकिन प्रत्यंतर दशा अवश्य देख लेते हैं। तारीख है आज 10 जुलाई, अभी चल रही है सूर्य में मंगल में चंद्रमा। चंद्रमा में एक खास बात है कि चंद्रमा आपका 10th हाउस में बैठा है, सूर्य छठे घर में, मंगल लगन में, यानी मैं जिस चीज़ को आपको बता रहा था कि आपका शत्रु आपको हानि देने के प्रयास कर रहा है। तो मुझे इतने अच्छे कॉम्बिनेशन अभी 17 जुलाई तक तो कुछ लगते नहीं, लेकिन हाँ, सूर्य में राहु जैसे 17 जुलाई के बाद आपको आएगी, तो राहु में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि राहु दशमांश कुंडली में मंगल के साथ बैठा है, इसलिए जुलाई के बाद आपको काम तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है। चाहे वो स्तर उसका कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन काम तो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छी स्थिति मुझे वहीं जून 21 के बाद ही दिखाई दे रही है। सरकारी अधिकारी सपोर्ट कब तक करेंगे। सर, जहाँ तक मुझको लगता है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देखे हैं, जैसा आपकी कुंडली है, जब 6th हाउस में सूर्य ऐसे इस प्रकार के रोल में हो तो लोगों को अपना काम निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों को ज़्यादा रिश्वत खिलानी पड़ती है, ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, तब जाके उनका कुछ होता है। अगर आप ये कहें कि सपोर्टिव तौर पे काम चल जाए, आराम से काम चल जाए, तो वैसा नहीं होगा। आपको साम दाम दंड भेद सब लगाने होंगे। तो ये तो थी आपके सवाल और दशाओं की बात। अब बात यह है कि शत्रु भी पराजित हों, सरकारी काम भी मिलें, सरकारी अधिकारियों से भी उठ बैठ अच्छी बन जाए, गवर्नमेंट के भी ठेके मिलने शुरू हो जाएं और जीत मिले हर कार्य में, उसके लिए कुछ रेमेडी करनी ज़रूरी है। सबसे पहले सुबह उठिए, नहाइए धोइए, एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उस जल में भर के उसमें थोड़ा सा जो है रोली डाल लीजिए और उसके अंदर एक गुलाब का फूल डाल लीजिए, लाल फूल, कोई भी गुलाब हो या कोई अन्य फूल हो, लाल फूल होना चाहिए। उसे अपने सीधे हाथ पे रखें और पूजा के स्थान पर बैठ जाएं। उस फूल से अपने हाथ पे थोड़ा सा जल गिराएं
और जल को दोनों हाथ धोते हुए गायत्री मंत्र बोलते हुए पूरे हाथ को धो लीजिए और जल छिड़क के थोड़ा सा उसमें से जल गुलाब फूल से लेके अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए गायत्री मंत्र बोलते हुए, जिससे आपका शुद्धिकरण हो जाए। एक बात। दूसरा, उसके बाद करना है आपको भगवान सूर्य देव का स्तोत्र पाठ, जिसको हम बोलते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। तो आदित्य हृदय स्तोत्र मैं आपको लिंक भेजूंगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको यहाँ देखना है। तो एक तो करना है आपको आदित्य हृदय स्तोत्र, उसके बाद करना है बजरंग बाण। तो पहले आदित्य हृदय स्तोत्र मैं आपको भेज दूंगा, आप बजरंग बाण ना करें तो आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। तो बजरंग बाण आदित्य हृदय स्तोत्र करने का तरीका मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए, उसको आप देखिए क्या उच्चारण होता है, कैसे शुरुआत करते हैं। तो वो आपको वहाँ शुरू करना होगा, जब भी शुरू करना है संडे से शुरू करना है आपको आदित्य हृदय स्तोत्र। और उसके बाद आपको बजरंग बाण करके बाद में उस लोटे को उठाकर सूर्य देव को उस जल को सारा का सारा अर्पित कर देना और कहना है सूर्य देव मुझ पर अपनी कृपा करें। ये तो है उपाय जो आपको लगातार करने हैं अभी 4-5 साल। दूसरा, पन्ना शायद आपने पहना हुआ है, मैं आपको ओपल पहनने की भी सलाह अवश्य दूंगा, क्योंकि शुक्र का रतन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल स्टोन है। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको एक अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा हैवी, मैं समझता हूँ हैवी, 11, 12, 13 रत्ती तक भी आप पहन सकते हैं। चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना होगा। आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो सिर्फ इतना कीजिए, जिन बातों का ध्यान बताया उनको ध्यान कीजिए, पूजा करनी शुरू कर दीजिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे जैसे आप पूजा आगे चलती चली जाएगी आपके बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे ज़रूर। नमस्कार।